गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग हमारे सिलेबस का 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे। 5th यूनिट इसलिए क्योंकि छोटा है, जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस यूनिट में बेसिकली 2 चैप्टर्स हैं। दोनों में से फर्स्ट चैप्टर जो है उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली हमको पढ़ना क्या है कि हमारा जो आसपास का एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट और उस एनवायरनमेंट में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, इनके बीच में किस तरीके से इंटरैक्शंस डेवलप होते हैं। ठीक है, ये जो इंटरैक्शंस डेवलप होते हैं, इस इंटरैक्शन के वजह से एनवायरनमेंट पे कोई इफ़ेक्ट होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बारे में बेसिकली हमको स्टडी करना है। ओवरऑल हम लोग देखें तो इस चैप्टर में हमको इकोलॉजी के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, अब इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो कि इस चीज़ की स्टडी करती है कि ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच में किस तरीके से इंटरैक्शंस डेवलप होते हैं और उन इंटरैक्शंस का इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो साइंस की इस ब्रांच को हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, अब इकोलॉजी जो टर्म है उसको साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने जो है इकोलॉजी जो टर्म है उसको कॉइन किया था। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने बोला, इकोलॉजी में हम लोग क्या देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच में जो इंटरैक्शंस होते हैं उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि एनवायरनमेंट का क्या डेफिनेशन है। ठीक है, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है उसको सिंपली हम लोग अपना एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, अब एनवायरनमेंट के बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं या 3 उसको हम लोग पार्ट्स कह सकते हैं एनवायरनमेंट के। ठीक है, एक पार्ट जो कि लैंड से बना होता है यानी कि लिथोस्फीयर। ठीक है, दूसरा होता है जो एयर से बना होता है यानी कि एटमॉस्फेयर, और तीसरा जो वाटर से बना होता है यानी कि हाइड्रोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, ये तीनों चीज़ें मिला करके क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर बनाते हैं। ठीक है, और इसी बायोस्फीयर के अंदर हम लोग जब रहते हैं तो इसी बायोस्फीयर को हम लोग क्या कहते हैं? अपना एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, अब एनवायरनमेंट की बात तो हो गई। ठीक है, इकोलॉजी जो है, ठीक है, इसकी स्टडी में बेसिकली हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के इंटरैक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये इंटरैक्शन डेवलप कैसे होता है? कभी ये चीज़ सोची है कि कोई फ्लावर है वो रात में ही ब्लूम क्यों होता है? ठीक है, या फिर कभी ये बात सोची है कि कुछ पर्टिकुलर फ्लावर्स होते हैं जो ठंड के मौसम में ही फूलते हैं, जैसे कि डहलिया, सेवंती वगैरह है, वो गर्मी में क्यों नहीं फूल प्रोड्यूस करता, वो सिर्फ ठंड में क्यों फूल प्रोड्यूस करता है? या फिर अगर हम लोग फ्रूट्स की बात करें, सीजनल फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, आम सिर्फ गर्मी के मौसम में क्यों होता है? ठीक है, ऐसा नहीं है कि आम हमको हर साल पूरे साल अवेलेबल नहीं होता। कई सारे आम की वैरायटी ऐसी भी है जो पूरे साल अवेलेबल रहती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि जो 12मासी फल होते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आम की कोई 12मासी वैरायटी है, ठीक है, साल के 12 महीने अगर वो फल दे रही है, उस आम का टेस्ट, ठीक है, और जो सीजनल आम होता है जिसमें सिर्फ गर्मी के मौसम में फल लगते हैं, उस आम के टेस्ट में, उनके फ्लेवर में, उनके स्वीटनेस में कितनी ज़्यादा डिफरेंस होती है। ठीक है, तो जो गर्मी के मौसम में स्पेसिफिकली हमको आम अवेलेबल होता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है हर तरीके से, और जो 12मासी आम होता है वो हमको उतना टेस्टी नहीं लगेगा एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। ठीक है, या फिर अगर हम लोग जाम का एग्जाम्पल देखें, ठंड के मौसम में जाम जो है ईजिली अवेलेबल होता है। ठीक है, लेकिन अगर वही जाम को आप गर्मी के मौसम में खाओगे तो आपको उतना टेस्ट उसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका टेस्ट जो है बिल्कुल टेस्टलेस रहेगा। ठीक है, ना सिट्ठा रहेगा, ना मीठा, ना कसैला, कड़वा, कैसा भी टेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसा किस लिए होता है? ठीक है, बिकॉज कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसके ऊपर एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सर्टन सेट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसे होते हैं कि जिनके रहने के वजह से वो जो कंडीशंस हैं वो उस ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादा फेवरेबल या ज़्यादा सूटेबल होते हैं। ठीक है, और उसी केस में या उसी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अंदर वो ऑर्गेनिज्म जो है अपना बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है।
ठीक है। या फिर एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, फंगस के बारे में हम लोग सब लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, है ना। फंगस जो है वो स्पोरुलेशन करता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है। कब करता है? जब उसको अनफेवरेबल कंडीशन मिले। अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि फंगस के लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्या रहेगा? ह्यूमिडिटी कम रहना, टेम्परेचर ज़्यादा रहना, यानी कि गर्मी का मौसम अनफेवरेबल होता है फंगस के लिए। तो फंगस जनरली उस टाइम पे क्या करता है? गर्मी के मौसम में स्पोर फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और फिर जैसे ही बारिश या ठंड का मौसम आता है तो इस समय पे क्या होता है? बारिश और ठंड में ह्यूमिडिटी जो है वो ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर कम रहता है। तो ऐसा कंडीशन जो है वो फंगस के लिए फेवरेबल है। तो वो ह्यूमिड कंडीशन में फंगस जो है इजीली स्प्राउट कर जाता है। और बारिश में और ठंड में आप लोग देखोगे कि फंगस का जो स्प्रेड होने का रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। फंगल ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि फंगस को फेवरेबल कंडीशन जो है इसी टाइम पर मिलता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट और जो ऑर्गेनिजम्स के बीच का इंटरैक्शन है, ठीक है, वो इसी चीज़ पे बेस्ड होता है कि ऑर्गेनिज्म को कौन सा कंडीशन फेवरेबल है और कौन सा कंडीशन फेवरेबल नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि एनवायरनमेंट के साथ में जो ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन होता है उसका इफेक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिज्म पे पड़ रहा है, एनवायरनमेंट के ऊपर भी उस चीज़ का असर पड़ता है। जैसे कि हम लोग अपना ही एग्जांपल अगर ले, हम लोग अगर एनवायरनमेंट को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो आज के डेट में पॉल्यूशन से लेकर के ओजोन होल से लेकर के बिन मौसम के बारिश, बिन मौसम के बर्फ़ और हर तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। तो हम भी इस एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। हमारा जो इफेक्ट है एनवायरनमेंट के ऊपर वो पॉजिटिव होने की जगह नेगेटिव है। तो नेगेटिव इफेक्ट अगर हम लोग एग्जर्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर तो एनवायरनमेंट भी हमको उसका रिजल्ट वैसा ही दे रहा है, ठीक है। हमको भी उटपटांग जो आए दिन तूफान हो रहा है, कहीं सूखा पड़ जा रहा है, कहीं बर्फ़ गिर रही है, कहीं कुछ हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें हमको भी फेस करनी पड़ेंगी। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट का इफेक्ट ऑर्गेनिजम्स पे पड़ेगा और ऑर्गेनिजम्स का इफेक्ट जो है वो एनवायरनमेंट पे भी पड़ता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकोलॉजी जो है, जो स्टडी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इकोलॉजी की सबसे पहली इम्पोर्टेंस तो ये है कि इकोलॉजी की जो स्टडी है वो हमको ये चीज़ समझाने में हेल्प करती है कि ऑर्गेनिजम्स अपने आसपास के एनवायरनमेंट में किस तरीके से अडेप्ट हो रहे हैं, अडेप्टेशंस कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, सबसे पहले उस चीज़ का नॉलेज मिलता है हमको। दूसरा, एनवायरनमेंट के अंदर होने वाले जो चेंजेस हैं उनके बारे में हमको पता चलता है। तीसरा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं या एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे साथ किस तरीके से इंटरैक्ट कर सकता है, उसके बारे में भी हमको नॉलेज मिलती है, ठीक है। अब कोई भी जो एनवायरनमेंट होता है उसके सर्टेन कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, ठीक है, वो आपके एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा पार्ट होता है। जैसे कि अगर हम लोग अपनी ही बात करें, ठीक है, हम लोग दूसरे लिविंग बींग्स के साथ में, प्लांट्स के साथ में इंटरैक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, फूड चेन के फॉर्म में, ठीक है, या फिर दूसरे एनिमल्स के साथ में हम लोग फूड चेन के फॉर्म में इंटरैक्ट करते हैं। जब बहुत सारे फूड चेन मिलते हैं तब क्या बनता है? बहुत सारे फूड चेन्स आपस में एक दूसरे से जब इंटरैक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सोचो। करेक्ट। कहाँ गया सबका दिमाग? भूल गए? क्लास 10th का ही टॉपिक है ये, है ना। तो जब बहुत सारे फूड चेन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो क्या बनता है? फूड वेब बनता है, ठीक है। और ये जो फूड वेब है, ठीक है, इसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जब ये इंटरैक्शंस प्रोड्यूस होता है तो ये क्या है? एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन बनाता है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिक से कहाँ से स्टार्ट होगा? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। इससे एटम बनता है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। मॉलिक्यूल बनने के बाद में फिर बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स बनने के बाद में फिर सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स जैसे आपके सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल्स के बाद फाइनली सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन,
ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक हमको पता है। अब ऑर्गेनिज्म के बाद क्या होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के बाद में क्या होता है कि पॉपुलेशन बनती है। जैसे हम लोग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस, ठीक है, जब हम लोग बहुत सारे लोग एक जगह पे प्रेजेंट रहते हैं, एक जगह पे हार्मोनी में हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लोग क्या बनाते हैं, एक पॉपुलेशन बनाते हैं, ठीक है। अब पॉपुलेशन तो बन गई, पॉपुलेशन बनने के बाद में बनती है कम्युनिटी, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि बंगाली कम्युनिटी है या पंजाबी कम्युनिटी है, या जैसे छत्तीसगढ़ में ही हम लोग हम लोग अलग अलग कम्युनिटीज़ देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों की कम्युनिटी अलग है, फिर वर्मा कम्युनिटी अलग है, साहू कम्युनिटी अलग है। तो हम लोग क्या होता है कि जब एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जिसको कि हम लोग पॉपुलेशन कह सकते हैं, ठीक है, जब लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक पॉपुलेशन होता है, ऐसी मल्टीपल पॉपुलेशंस एक दूसरे के साथ में जब इंटरैक्ट करती हैं, मल्टीपल पॉपुलेशंस एक दूसरे के साथ में रहती है, तब हम लोग उसको कहते हैं कम्युनिटी, ठीक है। तो हम लोग सारे के सारे मिल करके क्या बना रहे हैं, एक कम्युनिटी बना रहे हैं। हम लोग अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, और जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलती है तब क्या बनता है, पॉपुलेशन बनता है, ठीक है। अब पॉपुलेशन के बाद आगे क्या, पॉपुलेशन के बाद में कम्युनिटी के बाद आगे क्या हो गया, कम्युनिटी के बाद में बनता है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम कैसे बनेगा, हम सभी आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, प्लस हम लोग एनवायरनमेंट के साथ और हमारे जो फेलो ऑर्गेनिजम्स हैं, फेलो ऑर्गेनिजम्स यानी दूसरे प्लांट्स हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स वगैरह हैं, जब हम लोग उनके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं तब क्या बनेगा, इकोसिस्टम बनेगा, ठीक है। और इकोसिस्टम के बाद में बनता है लैंडस्केप, ठीक है। इकोसिस्टम के बाद क्या बनता है, लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब क्या है कि कोई भी मैदान है, ठीक है, उस मैदान में जानवर भी रहता है, उस मैदान में इंसान भी रहता है, उसमें दूसरे प्लांट्स भी हैं, दूसरे इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी कुछ हैं, ठीक है। तो ये सब लोग जब किसी पर्टिकुलर एरिया में को एग्जिस्ट करते हों, ठीक है, तब उस सेटलमेंट को या उस लोकेशन को हम लोग कहते हैं लैंडस्केप, ठीक है। और लैंडस्केप के बाद में फाइनली आता है बायोम। लैंडस्केप के बाद आता है बायोम, ठीक है। तो बायोम क्या है, छोटे बायोस्फीयर को हम लोग कहते हैं बायोम, ठीक है, छोटा बायोस्फीयर जो है उसको हम लोग कहते हैं बायोम, ठीक है। तो जैसे अगर ये हम लोग के स्कूल के बाहर का जो मैदान है, ठीक है, अगर इसको हम लोग कंसिडर करें तो इसको एक छोटा मोटा बायोम हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं एक साथ, ठीक है। तो उसको हम लोग एक छोटा बायोम मान सकते हैं। और जब बहुत सारे बायोम्स एक साथ मिलते हैं, ठीक है, तब क्या बनता है, बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का हाईएस्ट लेवल है, ठीक है। बायोस्फीयर जो है ऑर्गेनाइजेशन का हाईएस्ट लेवल है। और सबसे बेसिक लेवल हम लोग कहाँ से स्टार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हम लोग स्टार्ट होते हैं, और आ करके हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कल्मिनेट होता है, बायोस्फीयर पे कल्मिनेट होता है। तो हमारा जो पूरा क्या कहना चाहिए, जो अर्थ के ऊपर जो पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो पूरा सेटअप है, ठीक है, या पूरा जो प्रेजेंस है, वो छोटे छोटे बायोस्फीयर्स में डिवाइड होकर के रहता है, ठीक है। हम लोग बायोस्फीयर बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ का बायोस्फीयर और अमेरिका का बायोस्फीयर एक जैसा है, क्योंकि वहाँ पे अलग तरीके के सेट ऑफ कंडीशंस हैं, वेदर कंडीशंस वगैरह वगैरह वहाँ पे अलग हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक अलग बायोस्फीयर डेवलप होगा और यहाँ पे एक बायोस्फीयर अलग डेवलप होगा। तो जब बहुत सारे बायोस्फीयर्स जो हैं को एग्जिस्ट करते हैं, तब कहीं जा कर के हमारा एनवायरनमेंट जो है उसको फाइनल और फुल शेप जो है मिल पाता है, ठीक है। तो हर जगह अलग अलग तरीके के बायोस्फीयर्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बायोस्फीयर के फैक्टर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है एबायोटिक फैक्टर और दूसरा होता है बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड होगा, नॉन लिविंग थिंग्स जैसे नॉन लिविंग थिंग्स मतलब ऐसी चीज़ें जिनमें जान नहीं है लेकिन वो लिविंग थिंग्स के बॉडी का पार्ट बनती हैं, जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि हवा, पानी, सॉइल,
ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एबायोटिक फैक्टर्स में आती हैं। हवा पानी आएगा, सॉइल आएगा, टेम्परेचर आएगा, प्रेशर आएगा, ह्यूमिडिटी आएगी, ठीक है, प्रेसिपिटेशन जो है वो इंक्लूड होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेदर का पार्ट होती हैं बेसिकली, लेकिन इनका जो है काफ़ी बड़ा इफेक्ट होता है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इनको एबायोटिक फैक्टर्स में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में हम लोग एग्जांपल लें, ठीक है, तो हमारे यहाँ जो मैदानी इलाका है, ठीक है, मैदानी इलाके में ठंड अभी फ़िलहाल कम पड़ रही है, लेकिन अभी आप पहाड़ों के बारे में देखोगे, डेली न्यूज़ में बताता है कि फ़लाना जगह इतनी बर्फ़ पड़ी, फ़लाना जगह उतनी बर्फ़ पड़ी, ऐसा वैसा, ठीक है। तो वहाँ पे ठंड ऑब्वियसली क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वहाँ पे और यहाँ पे जो प्रेशर है उसके वेरिएशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन पहाड़ों पे जाके क्या होता है, एयर प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ठंड भी ज़्यादा है, वहाँ पे एयर प्रेशर भी कम है, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट वहाँ पे एग्जिस्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स पे पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग टेम्परेचर के बारे में बात करें, टेम्परेचर के वजह से वेजिटेशन कैसे वेरी करता है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर ठीक है, हमेशा ठंड के समय पे ठंड पड़ रही, गर्मी में गर्मी भी पड़ रही, बरसात में बरसात भी बढ़िया होती है अपने यहाँ, तो यहाँ का वेजिटेशन उस हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। लेकिन अगर ठंडी जगह की हम लोग बात करें तो वहाँ के जो वेजिटेशन होती है वो जनरली वहाँ के जो पेड़ होते हैं वो इस तरीके से कोनिकल शेप के होते हैं। कभी सोचा है कि कोनिकल शेप के ही क्यों होते हैं? एग्जैक्टली, ठीक है। कोनिकल शेप के अगर वहाँ पे पेड़ होंगे तो बर्फ़ उनके ऊपर ज़्यादा समय तक टिके नहीं रहेगी, फिसल के गिर जाएगी। और वहाँ के जो पेड़ होते हैं वहाँ उनके जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर क्यूटिकल की अच्छी खासी मोटी लेयरिंग होती है, ठीक है। क्यूटिकल की लेयरिंग किस लिए? क्यूटिकल के वजह से पत्ते जो हैं वो वाटरप्रूफ बन जाते हैं, ठीक है। मतलब बर्फ़ जो है पिघलेगी, पिघल के पानी में कन्वर्ट होगी, तो अगर ज़्यादा समय तक बर्फ़ उनके ऊपर टिकी रही तो हो सकता है कि जो पत्ते हैं उसको सड़ाने लगे। तो क्यूटिकल की एक थिक लेयरिंग होती है सो दैट कि स्लिपरी हो जाए पेड़, ठीक है, बर्फ़ जो है वो धीरे से फिसल करके गिर जाए नीचे और जो पेड़ है उसको सड़ा ना सके। तो इस तरीके से टेम्परेचर की वजह से जो है वहाँ के ऑर्गेनिजम्स अडेप्टेशन जो है प्रोड्यूस कर लेते हैं। या वहाँ के अगर दूसरे एनिमल्स के बारे में हम लोग बात करें, स्नो लेपर्ड के बारे में बात करें, स्नो लेपर्ड हिमालय में रहता है तो उसकी फर जो होती है भयंकर थिक होती है। या पोलार बियर के बारे में बात करें, आर्कटिक सर्कल में रहता है, उसकी स्किन जो है, उसकी स्किन के नीचे फ्लबर होता है, फ्लबर यानी कि फैट का ना बहुत मोटा लेयर होता है, ठीक है। तो वो जो फ्लबर है वो फ्लबर के वजह से और उसका जो थिक कोटिंग होता है पोलर बियर के बालों का, उसके वजह से क्या है उसको इंसुलेशन मिलता है कि जिससे उसको ठंड ज़्यादा नहीं लगती है, ठीक है। तो ये जो अडेप्टेशंस हैं ये एबायोटिक फैक्टर्स के वजह से होते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़, दूसरा कंपोनेंट क्या है? बायोटिक फैक्टर है, जिसमें कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, ठीक है। तो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के इंटरेक्शन के वजह से जो पूरा आपका इकोसिस्टम या पूरा बायोस्फीयर होता है उस पर इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। अब इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो मैंने तुम लोगों को बताया, ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन बताया, कम्युनिटी बताया, फिर बायोम, फिर बायोस्फीयर बताया, ठीक है। तो इसके अंदर में कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको कि हमको क्लैरिफाई करना चाहिए। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, जो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में बस हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो कोई भी इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है, इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो बेसिक यूनिट है, बेसिक यूनिट किसको बोलेंगे हम लोग? इंडिविजुअल को। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक यूनिट हो जाएगा। अब ये इंडिविजुअल एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग क्या करते हैं? इंडिविजुअल मानते हैं। इंडिविजुअल मान के उसको हम लोग इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक यूनिट मान के चलेंगे। क्या हो गया कुणाल? पक्का?
ठीक है। अब ये जो बेसिक यूनिट यानी कि इंडिविजुअल जो है, इनके बीच में इंटरैक्शंस डेवलप होंगे, ठीक है, और यही इंटरैक्शन क्या बनाएगा, हमारे इकोलॉजी को बनाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे आते हैं हम लोग। अगली टर्मिनोलॉजी है डीम। बुक में दिया है कि नहीं, देखो, आई डोंट थिंक सो बुक में दिया होगा। नहीं दिया है ना, ठीक है। टर्मिनोलॉजी को लिख लो वहाँ पर। ठीक है, अगली टर्मिनोलॉजी है डीम, ठीक है। तो किसी भी स्पेसिफिक एरिया में जो कुछ भी लोकल पॉपुलेशन प्रेजेंट है, ठीक है, उस लोकल पॉपुलेशन को हम लोग कहते हैं डीम, ठीक है। लिख लो, पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, population of an organism living in a population of an organism living in a specific area, living in a specific area is called local population or DEEM. ठीक है। अब डीम के बाद में नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है वो है सिस्टर पॉपुलेशन। ठीक है, अगला टर्म है सिस्टर पॉपुलेशन। ठीक है, सिस्टर पॉपुलेशन क्या है, कोई भी स्पीशीज़ है, ठीक है, उसकी लोकल पॉपुलेशन है किसी भी जगह पे, ठीक है, तो उसी स्पीशीज़ की अगर दूसरे जगह पर भी लोकल पॉपुलेशन प्रेजेंट होती है तो उसको हम लोग सिस्टर पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले लें, ठीक है, कि इंडिया में जो कौवे हैं, ठीक है, उनका और जो थाईलैंड या बाहर किसी की कंट्री में जहाँ कहीं भी कौवे हैं, ठीक है, उनका दोनों के बीच में जो है सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग जगह के हिसाब से उनका नेचर या उनका बिहेवियर जो है या उस जगह के एनवायरनमेंट से उनका इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अगर थाईलैंड के या अमेरिका के एनवायरनमेंट के बारे में बोले तो वो हमारे यहाँ से डिफरेंट है। तो हमारे यहाँ पे जो क्रो की पॉपुलेशन है और अमेरिका में जो क्रो की पॉपुलेशन है, रहने के लिए तो हर लिहाज से सिमिलर है, लेकिन एरिया वाइज या वहाँ के एनवायरनमेंट वाइज उनका जो बिहेवियर या नेचर है या उस एरिया के एनवायरनमेंट के साथ में उनका इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो सेम होते हुए भी किसी न किसी तरीके से वो लोग एक दूसरे से अलग हैं। तो दो अलग अलग पॉपुलेशंस हैं एक ही स्पीशीज़ की, इसीलिए हम लोग उनको क्या कहेंगे, सिस्टर पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, नोट डाउन करो इसको। लोकल पॉपुलेशंस of a species, local populations of a species occurring in local populations of a species occurring in different localities are called sister populations. ठीक है, अब जो सिस्टर पॉपुलेशन है, जब दो सिस्टर पॉपुलेशंस के बीच में इंटरमिक्सिंग हो किसी भी रीज़न से, डिस्पर्सल के रीज़न से, या कई बार वहाँ के अगर कोई ऑर्गेनिजम्स है वो माइग्रेट होकर के हमारे यहाँ आ गए या हमारे यहाँ के माइग्रेट करके वहाँ चले गए, तो माइग्रेशन या डिस्पर्सल के वजह से अगर दो सिस्टर पॉपुलेशंस के बीच में इंटरेक्शन प्रोड्यूस होता है तब हम उस इंटरेक्शन को कहते हैं मेटा पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बाद एक अगला टर्म आता है इकोफीन। लिखो इसको, इकोफीन।
ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि सिस्टर पॉपुलेशंस जो हैं वो अपनी अपनी लोकेलिटी में अपने अपने अलग अलग एरिया में रहते हैं, ठीक है। तो उस एरिया या उस लोकेलिटी के जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है या वहाँ के जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो दूसरे जगह से अलग होंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स अपने अपने करंट एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी आदतें, अपना व्यवहार जो है उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो जब ऑर्गेनिजम्स अपने करंट एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है, अपनी आदत या अपने व्यवहार को चेंज कर लेते हैं तो उस तरीके का जो हैबिटेट होता है, ठीक है, उनके आसपास का एनवायरनमेंट क्या होगा, उनका हैबिटेट होगा। तो उस तरीके का जो हैबिटेट होता है उसको हम लोग हैबिटेट फॉर्म्स या फिर इकोफीन्स बोलते हैं, ठीक है। नोट डाउन करो इसका डेफिनेशन। लोकल पॉपुलेशंस में शो, लोकल पॉपुलेशंस में शो differences due to specific conditions of their habitat, differences due to specific conditions of their habitat, full stop. They are called habitat forms or ecophenes. They are called habitat forms or ecophenes. ठीक है। अगला टर्म जो आता है वो है इको टाइप। इको टाइप, ठीक है। इको टाइप क्या है? ऐसी लोकल पॉपुलेशंस हैं जो अपने हैबिटेट के लिए, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली और जेनेटिकली अडेप्टेड हैं, ठीक है। ऐसे लोकल पॉपुलेशंस को हम लोग कहते हैं इको टाइप, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने स्नो लेपर्ड के बारे में ही बात की, ठीक है। स्नो लेपर्ड क्या है? स्नो लेपर्ड जो है वो पैंथेरा जीनस को ही बिलोंग करता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल लेपर्ड में और स्नो लेपर्ड में क्या डिफरेंस है? ठीक है, नॉर्मल लेपर्ड जो है उसका स्किन का कलर ब्राउन है विथ ब्लैक स्पॉट्स, ठीक है। लेकिन जो स्नो लेपर्ड होता है उसके स्किन का कलर क्या है? वाइट विथ ब्लैक स्पॉट्स, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों जो हैं, ठीक है, दोनों जो हैं अपने अपने हैबिटेट के लिए मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली और जो उनका बायो फिजियोलॉजिकली हम लोग बोल सकते हैं या जेनेटिकली हम लोग बोल सकते हैं, हर एस्पेक्ट से अपने अपने एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड हैं। कैसे? अगर हम लोग नॉर्मल लेपर्ड के बारे में बात करें तो नॉर्मल लेपर्ड जो है मैदानी या जंगल वाले एरिया में रहता है, ठीक है। तो जो जंगल वाले एरिया में लेपर्ड रहता है उसको क्या है कि छुप के शिकार करना होता है, तो उसके स्किन का कलर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज होता रहता है, ठीक है। एज इन कि अगर उसको जंगल में जाके किसी झाड़ी वाड़ी के पीछे छुपना है तो वो इतना अच्छा कैमोफ्लेज ले लेता है कि झाड़ियों के पीछे अगर वो छुपा भी रहेगा तो कितना भी आप दूरबीन लगा के भी खोज लो वो कई बार दिखता नहीं है, इतने अच्छे से छुपता है। तो उसकी बॉडी का जिस तरीके से कलर है या पैटर्न है वो उसको हेल्प करता है कैमोफ्लेज करने में या छुपने में। अगर उसी के तरीके से हम लोग स्नो लेपर्ड के बारे में बात करें, स्नो लेपर्ड का हैबिटेट क्या है? वो ठंडी जगहों पे, बर्फ़ वाली जगहों पे रहता है। तो बर्फ़ वाली जगहों पे रहने पर उसको वहाँ का जो भी लोकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनको उसका शिकार अगर करना होता है तो बर्फ़ वाली जगह पे तो सब कुछ सफ़ेद होता है, ठीक है। तो स्नो लेपर्ड की जो स्किन है या उसका जो फर है वो सफ़ेद क्यों है? सफ़ेद रहने का रीज़न ये है कि उसको बर्फ़ में छुपने में आसानी होगी, क्योंकि उसके स्किन का कलर भी सफ़ेद है, बर्फ़ भी सफ़ेद है, तो इजीली हम लोग उसको खोज नहीं पाएंगे। तो अगर उसका कोई भी शिकार है, ठीक है, वो क्या है उसके कैमोफ्लेज को या उसके छुपने के तरीके को देख नहीं पाएगा और वो छुप करके शिकार कर पाएगा। तो नॉर्मल लेपर्ड जो है वो अपने हैबिटेट के लिए क्या है? जेनेटिकली अडेप्टेड है, और स्नो लेपर्ड जो है वो मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली और जेनेटिकली अडेप्टेड है। तो दोनों जो है रिलेटेड स्पीशीज़ हो कर के भी डिफरेंट तरीके के इकोटाइप्स हैं। समझ में आया? चलो लिखो इसका डेफिनेशन। लोकल पॉपुलेशंस
local populations which are genetically, morphologically and physiologically adapted to their environment are called ecotypes. ठीक है। अब ये है, इसके बाद जो अगला ऑर्गेनाइजेशनल लेवल आता है, ठीक है, वो है स्पीशीज़ का। तो स्पीशीज़ के बारे में हमको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस हमको ये पता है कि स्पीशीज़ जो हैं क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर फ्री टू ब्रीड बिटवीन देमसेल्व्स। ठीक है, यानी कि अगर ह्यूमन स्पीशीज़ के बारे में बात करें, ठीक है, यहाँ का कोई पर्सन जो है किसी फॉरेनर से, अमेरिकन से, फॉर दैट सेक डेनिश पर्सन से, स्वीडिश पर्सन से, किसी से भी शादी कर सकता है, उसके साथ इजीली रिप्रोड्यूस कर सकता है एंड ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो स्पीशीज़ जो है वो क्या है, एक ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स है विच आर फ्री टू ब्रीड। ठीक है, तो स्पीशीज़ के बारे में हमको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी पे। ठीक है, बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो होती है इसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है, क्या कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और फाइनली डिकम्पोजर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके बायोलॉजिकल कम्युनिटी का पार्ट है। तो एक आप ये मान के चलो कि प्लांट कम्युनिटी हम लोग अलग सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है विच आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, तो उनको हम लोग प्रोड्यूसर्स के कैटेगरी में रखते हैं। फिर माइक्रोबियल कम्युनिटी होती है, ठीक है, विच आर मोस्टली प्लेइंग द रोल्स ऑफ डिकम्पोजर्स। ठीक है, उसके बाद एनिमल कम्युनिटी होती है। एनिमल कम्युनिटी क्या है कि वो प्लांट के ऊपर और दूसरे एनिमल्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट होती है, तो उसको हम लोग कंज्यूमर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स अलग अलग लेवल पे जो है ऑपरेट करते हैं। तो इस तरीके से जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी है उसकी 3 सब कम्युनिटीज़ हैं। एक प्लांट कम्युनिटी है, एक एनिमल कम्युनिटी है और एक माइक्रोबियल कम्युनिटी है। प्लांट कम्युनिटी विल बी कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, एनिमल कम्युनिटी विल बी कॉल्ड एज कंज्यूमर्स एंड द माइक्रोबियल कम्युनिटी इट विल बी कॉल्ड एज द डिकम्पोजर्स। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन विच रोल दे आर प्लेइंग इन द एनवायरमेंट। ठीक है, इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। टाइम कितना हुआ है पहले बताओ? टाइम है और 10 मिनट। ठीक है, कम्युनिटी से रिलेटेड ही कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। दिया है ये सब बुक में। ठीक है, सबसे पहला टर्म आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? स्पीशीज डाइवर्सिटी का मीनिंग है, ये एक्चुअली एक क्या है, कम्युनिटी एट्रीब्यूट है या कम्युनिटी का हम लोग इसको कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि नंबर ऑफ स्पीशीज से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर एरिया है उस एरिया में कितने स्पीशीज को एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो वो नंबर ऑफ स्पीशीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। ठीक है, सपोज कहने का मतलब क्या है कि अगर ये इसको हम लोग कोई एरिया मान लें, ठीक है, कोई हैबिटेट मान लेते हैं इस क्लासरूम को। इस हैबिटेट में हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होंगे। अब माइक्रोब्स भी मिलियंस और बिलियंस टाइप के यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कई सारे इंसेक्ट्स भी जो है हमारे सराउंडिंग में, मकड़ी से लेकर के कहीं ना कुछ तो प्रेजेंट होगा। तो अगर हम लोग यहाँ के स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को
काउंट करने के लिए जाएं तो मोस्ट प्रोबेबली हमको 10 या 12 स्पीशीज़ जो है उसकी डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो किसी भी स्पेसिफिक हैबिटेट के अंदर कितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, दैट इज़ नोन एज द स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से इसको। It is a community attribute. It is a community attribute related to number of species, related to number of species and their relative abundance, and their relative abundance। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है डोमिनेंस। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आता है डोमिनेंस। ठीक है, तो डोमिनेंस का मीनिंग ये है कि किसी भी कम्युनिटी में अगर कोई एक स्पीशीज़ ऐसी है जो अपने ग्रोथ रेट की वजह से या अपनी अबंडेंस की वजह से या अपने हाइट के वजह से या अपने किसी भी इंडिविजुअल कैरेक्टर के वजह से अगर उसी कम्युनिटी के रहने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ओवर पावर कर देती है, ठीक है, तब उस फीचर को हम लोग कहते हैं डोमिनेंस। ठीक है, जैसे कि गाजर घास पता है सबको क्या होती है? क्या जो गाजर घास होती है वो एक तरीके का वीड होता है। ठीक है, और ये जो वीड होता है ये नीचे के पत्ते इसके पतले पतले होते हैं। ठीक है, और इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, एकदम बिल्कुल छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, हमारे स्कूल के ग्राउंड में बहुत फैला हुआ है ये। तो गाजर घास जो वीड है वो एक ऐसी वैरायटी है कि बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करती है, उसका ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसके वजह से ये क्या करती है, अपने आसपास का जो वेजिटेशन होता है उसकी ग्रोथ को सप्रेस कर देती है, उसकी ग्रोथ को सप्रेस करके अपना जो है जल्दी जल्दी बढ़ती है और बाकी जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं उनको बढ़ने नहीं देती है। तो इस फीचर को हम लोग कहते हैं डोमिनेंस। मतलब अपने ग्रोथ रेट या अपने मल्टीप्लिकेशन रेट, ठीक है, अपने अबंडेंस, ठीक है, या अपना जो उसका सेल्फ पावर होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने की, उस चीज़ के वजह से अगर उस ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर ग्रोथ हो और बाकी ऑर्गेनिजम्स की अगर ग्रोथ ना हो सके तो उस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं डोमिनेंस। ठीक है, इसका डेफिनेशन तुम लोगों को कल लिख पाती हूँ। ठीक है।